नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी की पहली मीटिंग 22 अगस्त को होगी। जेपीसी के चेयरपर्सन बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में मीटिंग की जाएगी। पहली मीटिंग में बिल के सभी पक्षों को जानने और इसके लिए आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। जेपीसी में सत्ता और विपक्ष दोनों सदस्य शामिल है। इसमें अध्यक्ष सहित 31 मेंबर्स हैं। मुंबई और गुरुग्राम में मॉल को बम से उड़ाने की झूठी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। शनिवार दोपहर एक साथ कई मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद भड़कंप मच गया। दिल्ली के डीएलएफ मॉल, गुरुग्राम के एमईएस मॉल और मुंबई के इन ऑर्बिट मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद तीनों मॉल खाली कराए गए और जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। डीएलएफ प्रोमेंट में भी ऐसी स्थिति बनी और मॉल को खाली कराया गया, लेकिन गनीमत रही कि कहीं भी बम नहीं था और कोई दुर्घटना नहीं हुई। संसद से जुड़ी समितियों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा। केसी वेणुगोपाल बने पीएससी के चेयरमैन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। परंपरा के मुताबिक संसदीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली समिति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। आपको बता दें कि संसदीय व्यवस्था में लोक लेखा समिति को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति माना जाता है। इन्हें इलाज की जरूरत। मोदी शाह को बर्खास्त करने की याचिका पर बोले जज साहब। संसद में जारी हंगामे के बीच राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। भारी हंगामे के चलते लोकसभा पहले ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो चुकी है। सरकार को शपथ के लिए मंत्रियों को विभाग संभालने और सांसदों को शपथ लिए अभी चंद दिन ही बीते थे, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और एसपी समेत कई दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताकर उसका अस्तित्व खारिज करने पर लगी है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए एक याचिकाकर्ता ने सीधे पीएम मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले के याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है। आईएमएफ की गीता गोपीनाथ ने कहा, भारत 3 साल में बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले से ही है और जल्द ही शीर्ष 3 ग्लोबल आर्थिक शक्तियों में शामिल होने वाला है। गोपीनाथ ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि उम्मीद से कहीं बेहतर रही है। सभी क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी खपत में वृद्धि हुई है। टू व्हीलर की बिक्री से लेकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तक कुल खपत बढ़ रही है। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों ने न्याय की मांग को लेकर लिखा ओपन लेटर। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के एक समूह ने इस वीकेंड एक खुला पत्र जारी कर उस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है जिसकी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। पत्र में अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की निंदा की गई है और इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की निष्क्रियता की भी निंदा की गई है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग एक्साइट है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम टर्निंग पिच तैयार करवा सकती है। ऐसे में बांग्लादेश की बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिनरों के सामने जूझते नजर आ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच स्पिन गेंदबाजी ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगी, जिससे सीरीज की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया 3 स्पिनरों के साथ उतर सकती है। अब गांवों में खत्म होगी प्रधानपति की प्रथा। केंद्र सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। 18 राज्यों में अध्ययन। देश भर की 2.5 लाख पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44% है। यह आंकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गूंज रहे सरपंच पति और प्रधानपति जैसे शब्द इससे खलल डाल रहे हैं। इस कुप्रथा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की और प्रयास तेज किए, उससे आशा करते हैं कि भविष्य में यह प्रथा खत्म हो जाए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 18 राज्यों में महिला प्रधानों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन कर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अंतिम रिपोर्ट बनने के बाद इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाने की तैयारी में है।
भारत लौटे विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट भारत वापस आ गई है। वह शनिवार सुबह 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने के बाद भी मेडल न लाने का मलाल विनेश के चेहरे पर साफ दिख रहा था। वतन वापसी पर वह भावुक हो गई। इस दौरान वह फूट फूट कर रोई। भारत लौटने पर विनेश ने पहली प्रतिक्रिया भी दी। विनेश का स्वागत करने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। विनेश के बाहर आते ही दोनों ने उन्हें गले लगाया। इस दौरान विनेश दोनों से गले लगकर खूब रोई। नौकरियां देने में G20 देशों से काफी पीछे भारत। गीता गोपीनाथ ने बताया, क्या करे सरकार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने शनिवार को कहा कि भारत रोजगार सृजन के मामले में G20 देशों में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए देश को 2030 तक 14 करोड़ 8 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हीरक जयंती कार्यक्रम में कहा कि 2010 से शुरू होने वाले दशक में भारत की औसत वृद्धि दर 6.6% रही, लेकिन रोजगार दर 2% से कम रही। गोपीनाथ ने कहा कि इसलिए भारत की रोजगार दर अन्य G20 देशों की तुलना में काफी कम है। पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर AIMPLB ने दे दिया बड़ा बयान। जाने क्या कहा। आजादी की 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए एक बार फिर सामान्य नागरिक संहिता का जिक्र किया, जिसके बाद से अब राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज जताया और कहा है कि मुसलमानों को सेक्युलर यूनिफॉर्म कोड मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान कभी भी शरिया कानून से समझौता नहीं कर सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर सेक्युलर सिविल कोड शब्द का प्रयोग किया ताकि शरिया कानून को टारगेट किया जा सके। सीएम सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें। राज्यपाल ने MUDA केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर MUDA भूमि घोटाला मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि एक्टिविस्ट TJ इब्राहिम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत RTI कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई मामूली गिरावट। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह में $4.8 अरब घटकर $670.119 अरब रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि इससे पिछले सप्ताह की समाप्ति पर यह $7.533 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर $674.919 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। RBI की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा अस्थियां $4.079 अरब घटकर $587.96 अरब रह गई। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। 24 घंटे में 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सूबे में 1 अक्टूबर को एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। जेजेपी से पिछले 24 घंटे में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला का नाम शामिल है। बता दें कि हरियाणा के टोहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने आज पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 रिटायर। हॉकी इंडिया ने प्लेयर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर पिया श्रीजेश ने हाल ही में खेल को अलविदा कह दिया। अब हॉकी इंडिया ने श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही श्रीजेश को बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। उनको जूनियर टीम का कोच बनाया गया। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने श्रीजेश के सम्मान में आयोजित समारोह में इस बात की घोषणा की है। बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। श्रीजेश ने देश को लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक दिलाया। इसके बाद उन्होंने खेल को अलविदा कह दिया था। सीवर ओवरफ्लो के लिए दोषी अधिकारियों पर हो एक्शन। आतिशी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। लगातार बढ़ती जा रही सीवर ओवरफ्लो की शिकायतों को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में जल मंत्री आतिशी ने शहर में सीवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान करने और लापरवाह अधिकारियों को जवाबदेह तय करने की बात कही है। मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि कई बार कहने और याद दिलाने के बाद भी अगर समस्या के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में यह स्वीकार्य नहीं है। कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
केजरीवाल ने अभी ही दे दिया दिवाली का तोहफा, 20,000 से ज्यादा को मिलेगी सुविधा। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद हो, उनकी सरकार आम लोगों की सुविधाएं मुहैया कराने में पीछे नहीं रही है। मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के साथ ही रिटायर कर्मियों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली वालों को एक और बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। इससे हजारों की संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें पैनल अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं देने की घोषणा की। शनिवार को बिजली मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा की है। शनिवार को एम्स की ओपीडी में सिर्फ 202 मरीज देखे गए। एम्स दिल्ली में शनिवार को रेजिडेंट डॉक्टरों के अलावा फैकल्टी यानी प्रोफेसर भी हड़ताल पर रहे हैं। इस वजह से सिर्फ 202 मरीजों का ओपीडी में उपचार हुआ है, जबकि यहां आम दिनों में 13 से 15,000 रोगी हर रोज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं। एम्स प्रशासन के मुताबिक शनिवार को छोटे बड़े मिलाकर कुल 66 ऑपरेशन किए गए। यह सामान्य दिनों के मुकाबले 99% कम है। ओपीडी में शनिवार को कुल 202 मरीज देखे गए, जो आम दिनों की अपेक्षा 99% कम है। कुल 240 मरीज भर्ती हुए हैं। यह संख्या भी सामान्य दिनों के मुकाबले 90% कम है। इमरजेंसी में सिर्फ 278 मरीज देखे गए। दिल्ली के चांदनी चौक में फिर खुली सदियों पुरानी मिठाई की दुकान घंटेवाला। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चांदनी चौक में लोगों की मनपसंद मिठाई की दुकान घंटेवाला करीब 9 साल बाद फिर से खुल गई है। घंटेवाला अपने स्वर्ण हलवा, कराची हलवा, आलू लच्छा, दलमोट और पिस्ता लोन जैसी मिठाइयों के लिए मशहूर था। अब उसी जगह पर बिल्कुल नए लुक के साथ खुली इस दुकान पर छोले भटूरे और दिल्ली की मशहूर चाट भी मिलेगी। घंटेवाला को साल 1790 में लाला सुखलाल जेल ने शुरू किया था। यह दुकान जिस समय शुरू हुई थी उस वक्त अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति थे। वियना के गलियों में मोजार्ट के संगीत की धूम सुनाई देती है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार देगी खुशखबरी। दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा की है। इससे संबंधित फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है और मंगलवार तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बिल के भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में दिल्ली विद्युत बोर्ड को भंग किया था। उस समय यह तय हुआ था कि बोर्ड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। किसी कारणवश बोर्ड से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो रहेगी मुस्तैद। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई खास रणनीति। रक्षाबंधन के दिन अक्सर मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सभी कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें तैयार रखी हैं। इसलिए सोमवार को रक्षाबंधन के दिन मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर DMRC अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों का परिचालन करेगा ताकि यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो सके। NCR में मेट्रो का कॉरिडोर करीब 932 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 345 मेट्रो ट्रेनें हैं। इसके अलावा गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो के लिए 12 ट्रेनें हैं, लेकिन प्रत्येक दिन सभी मेट्रो ट्रेनों का परिचालन नहीं होता है। DMRC का कहना है कि जरूरत पड़ने पर रक्षाबंधन के दिन सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। जाम मुक्त दिल्ली बनाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। माली निभाएंगे अहम भूमिका। दिल्ली में जाम का कारण बन रहे अवैध पार्किंग को खत्म करने के लिए ऐप तैयार किया जाएगा। इस ऐप को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद मिलकर विकसित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत NDMC क्षेत्र में तैनात माली इनका उपयोग करेंगे। उनको सिखाया जाएगा कि इसकी मदद से अवैध पार्किंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। बाद में इसका विस्तार पूरी दिल्ली में किया जाएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का शेयर बाजार में नहीं पड़ा असर, 400 अंक चढ़ा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शेयर बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि शेयर बाजार के खुलते ही सेंसेक्स में 250 से 350 अंक तक की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती घंटे में बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन फिर शेयर बाजार संभल गया और शेयरों के दामों में बढ़ोतरी होने लगी। 11:20 पर बाजार 400 अंक तक बढ़ा। सेंसेक्स और निफ्टी के अधिकांश शेयर हरे निशान में दिखने लगे। अब चीन भी मानेगा मेक इन इंडिया का लोहा। भारतीय कंपनियों से 400 हॉवित्ज़र खरीदेगी भारतीय सेना। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियारों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने भारतीय फर्मों से 400 हॉवित्ज़र खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग करके 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोर्ड गन सिस्टम का उत्पादन करना चाहती है, जो हल्का वर्सटाइल होगा और भविष्य की तकनीकी प्रगति को पूरा करेगा।
योग की तस्वीरों से भारत के परमाणु रहस्यों का खुलासा। योग की तस्वीरों से पता चलता है कि भारत पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु युक्त मिसाइलों की क्षमता हासिल करके अपने परमाणु प्रतिरोध के समुद्री चरण के काफी करीब पहुंच रहा है। इसलिए उसने चुपचाप अपनी सबसे पुरानी नौसेना परमाणु सक्षम मिसाइलों को रिटायर कर दिया है। पता चला है कि भारत ने अपनी सबसे पुरानी नौसैनिक परमाणु सक्षम मिसाइलों को सावधानीपूर्वक रिटायर कर दिया है, जिससे वह समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध को मजबूत करने के करीब पहुंच गया है। यह बदलाव पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु युक्त मिसाइलों के अधिग्रहण के साथ हुआ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।